तो इस लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। संगठन वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा इस पार्ट के बाद। ठीक है, ये आपका लास्ट पार्ट है 7। ठीक है ना, काफी बड़ा चैप्टर था। ठीक है, लगभग हमने सारा खत्म कर भी दिया है। तो देखो इसमें हमें जो पढ़ना है वो है हमारा अधिकार अंतरण का महत्व। सबसे पहला पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है हमारा अधिकार अंतरण का महत्व क्या है। तो सबसे पहले देखो अधिकार अंतरण यानी जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है उसका इंपोर्टेंस ये है कि यहाँ पे प्रभावपूर्ण प्रबंध में सहायक, यानी प्रभावपूर्ण प्रबंध में क्या ये सहायक है, यानी अच्छा इफेक्टिव मैनेजमेंट बनाने में सहायक है। कर्मचारियों को प्रेरणा, यानी कर्मचारियों को प्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन देने में सहायक है। कर्मचारियों के अभिप्रेरण में सहायक है। ठीक है, इस तरह से भी बोल सकते हो, अभिप्रेरण भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अधिकार अंतरण का महत्व क्या है? पहला महत्व यह है कि प्रभावपूर्ण प्रबंध यानी इफेक्टिव मैनेजमेंट में सहायक। नंबर 2, कर्मचारियों को प्रेरणा यानी उनका मोटिवेशन करने में, कर्मचारियों को मोटिवेट करने में क्या है सहायक है, यानी कर्मचारियों के अभिप्रेरण में सहायक। कर्मचारियों के विकास में सहायक, यानी उनको मोटिवेशन भी देगा, उनका विकास भी होगा। क्लियर? उसके अलावा समन्वय यानी जो कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय स्थापित करने में क्या है सहायक है। पूरे संगठन के विकास में सहायक, पूरे संगठन के क्या है विकास में सहायक। और जो अधिकारी अधीनस्थ होता है यानी जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट होता है, नहीं ऊपर वाला उच्च अधिकारी और नीचे वाला बंदा जो होता है उनके संबंधों का आधार होता है। क्या होता है? संबंधों का आधार होता है। क्लियर? तो हमने बोला अधिकार अंतरण का महत्व क्या है। तो पहला महत्व मैंने आपको बताया कि प्रभावपूर्ण प्रबंध में सहायक, यानी जो अच्छा खासा जो मैनेजमेंट है उसको बनाने में सहायक होता है। ठीक है, प्रभावपूर्ण प्रबंध में सहायक। नंबर 2, कर्मचारियों को प्रेरणा मिलती है यानी मोटिवेशन मिलता है। कर्मचारियों के विकास में सहायक है, तो कर्मचारियों को प्रेरणा, कर्मचारियों का विकास और पूरे संगठन के विकास में सहायक है। साथ में समन्वय स्थापित करने में यह सहायता प्रदान करेगा और अधिकारी अधीनस्थ जो संबंधों का ये आधार होता है। अधिकारी अधीनस्थ का जो संबंध होता है उनका ये आधार होता है। विस्तार की बात करें तो विस्तार का मतलब होता है कि व्यवसाय की वर्तमान मात्रा मतलब होता है वॉल्यूम, व्यवसाय की वर्तमान मात्रा में वृद्धि करने से, जो अभी मात्रा जो चल रही है, अभी जो भी हम जितना हम काम करते हैं उससे ज्यादा काम करने से, मतलब जैसे अनेक स्थानों पर शाखाएं खोलना। अभी मैं दिल्ली में काम करता था, अब मैं दिल्ली के साथ बैंगलोर, चेन्नई इन सब जगह भी काम कर रहा हूं, तो उसका मतलब मेरा विस्तार हो रहा है, मेरा एक्सपेंशन हो रहा है। तो उसने बोला विस्तार से अभिप्राय व्यवसाय की जो वर्तमान मात्रा है उसमें वृद्धि करने से, वर्तमान मात्रा में वृद्धि करने से। जैसे अब मैंने और भी जगह अपनी ब्रांचेस यानी शाखाएं खोल दी है। आधुनिकीकरण नाम से चल रहा है। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब होता है कि व्यवसाय में नवीनतम विधियों को अपनाने से, व्यवसाय में नवीनतम विधियों को अपनाने से। विविधीकरण की बात करें तो विविधीकरण से अभिप्राय एक उत्पाद के स्थान पर, यानी अभी तक आप एक उत्पाद में डील कर रहे थे, अब आप अनेक उत्पादों में डील करेंगे। तो तीनों का मतलब समझिए। विस्तार मतलब क्या हुआ कि व्यवसाय की जो वर्तमान मात्रा है में वृद्धि करने से, यानी अनेक स्थानों पर क्या खोलना, शाखाएं खोलने से। आधुनिकीकरण में क्या बताया मैंने कि व्यवसाय में नवीनतम यानी नई नई विधियों को अपनाने से। जबकि विविधीकरण का मतलब होता है कि एक उत्पाद के स्थान पर अनेकों उत्पादों में व्यवसाय करने से है। प्लीज फटाफट से कर लीजिए, आपके बोर्ड बिल्कुल बिजनेस का जो पेपर है बिल्कुल नजदीक आ चुका है बेटा। आगे देखिए बेटा, आगे देखो। ठीक है, यहाँ पे विकेंद्रीकरण अगला पॉइंट हमारा। विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या बेटा? विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो होता क्या है? तो उसने बोला यहाँ पे विकेंद्रीकरण से अभिप्राय उस स्थिति से है जो पूरे संगठन में व्यवस्थित, यानी जो व्यवस्थित हो रखे क्या अधिकार अंतरण किए जाने के फलस्वरूप पैदा होती है। तो उसने बोला विकेंद्रीकरण से अभिप्राय उस स्थिति से है जो पूरे संगठन में व्यवस्थित जो अधिकार अंतरण किए जाने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। यानी डिसेंट्रलाइजेशन मैंने क्या बताया, एक पॉइंट आपको मैंने पढ़ाया था कि एक होता है आपका केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। ठीक है ना? अब देखो अगर आप चाहते हो कि पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण कर दिया जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता, और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण कर दिया जाए तो वो भी अच्छा नहीं होता। इसका मतलब पूरा अगर मैं केंद्रीकरण करता हूं तो भी बेकार है, पूरा विकेंद्रीकरण करता हूं तो भी बेकार है। क्यों? समझना इस तरह से, मैं सारा काम अपने अकॉर्डिंग, मतलब सारा भार जो है मेरे ऊपर ही है, बाकी मैं सब नॉर्मल है, बाकी सारा मैंने जितना भी वो डिसीजन सब कुछ A to Z मेरे ऊपर है, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। और ऐसे केस में मैं ढंग से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है। तो सारा अपने हाथ में रखना सारा काम वो भी बेकार है, और मैं सब कुछ बांट दूं, अरे तुम भी देख लेना मैंने देख रहा, तो ये भी बेकार है क्योंकि वो पता नहीं क्या कर देंगे कल को। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपको कंप्लीट की जगह ना पूरी तरह अपने पास रख लो या पूरी तरह सबको दे दो सारी पावर्स, ऐसा नहीं करना। मेन पावर अपने पास रखो और बाकी जो है बांट दो। क्लियर है? इसे कहते हैं इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव वे से, यानी प्रभावपूर्ण तरीके से
क्या कर रहे हो आप, केंद्रीकरण कर रहे हो और विकेंद्रीकरण कर रहे हो, जिसमें आप क्या कर रहे हो, जो मेन पावर अपने पास रखी है बाकी आपने बांट दिया काम करने की। क्लियर। तो उसी को उसने यहाँ पे बोला कि विकेंद्रीकरण से अभिप्राय उस स्थिति से है जो पूरे संगठन में व्यवस्थित अधिकार अंतरण, यानी जो पूरे संगठन में आपने जो अधिकार अंतरण जो व्यवस्थित कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं, व्यवस्थित अधिकार अंतरण किए जाने के फलस्वरूप पैदा होती है। तो जो आप पूरे संगठन में जो आप अधिकार अंतरण करते हो तो उसी मतलब अधिकारों को सौंपना, ठीक है ना, तो उसी के फलस्वरूप ये उत्पन्न होती है, यानी पैदा होती है। विकेंद्रीकरण की विशेषताएं अगर हम बात करें तो यह अधिकार अंतरण का एक विस्तृत रूप है। अधिकार अंतरण तो एक छोटा कॉन्सेप्ट है कि आपने अपने अधिकार जो है ना डेलीगेट कर दिए, किसी को दे दिए, फिर वो रेस्पॉन्सिबल हुआ, आंसरेबल हुआ, वो सब बातें होती थी। तो वहां पे हम कोई छोटे लेवल पे बात करते थे, बट यहाँ पे आपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह तुम क्या बांट दिया पावर्स को। तो उसने बोला ये अधिकार अंतरण का एक विस्तृत रूप है। तो अगर पेपर में आए कि अधिकार अंतरण क्या है, बड़ा है या छोटा, तो आप बोलोगे अधिकार अंतरण छोटा कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत छोटा है, ठीक है, और विकेंद्रीकरण बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब अधिकार अंतरण का ये एक विस्तृत रूप है, बड़ा रूप है। यह संपूर्ण संगठन में लागू होने वाली प्रक्रिया है। किसमें, पूरे संगठन में लागू होने वाली प्रक्रिया होती है। ये जो उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं उनके कार्यभार में क्या कर देता है, कमी कर देता है, यानी जो उनका जो बर्डन है उनको उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। उसके अलावा इसमें अधिकारों के साथ साथ उत्तरदेयता का भी हस्तांतरण हो जाता है। अभी तक देखो उत्तरदेयता नहीं, आंसरेबिलिटी जो थी वो कभी भी जवाबदेही जो होती थी, जवाबदेही उसको आप हस्तांतरण यानी ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, बट इसमें कर सकते हो आप, ठीक है ना। और यह अधीनस्थों की भूमिका, जो अधीनस्थ है उसके भूमिका के महत्व को बढ़ाता है, नहीं अधीनस्थ के महत्व को बढ़ाता है कि आपने उनको पावर्स दिया, इसका मतलब आप क्या वो भी कुछ ना कुछ है ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसने बोला यह अधिकार अंतरण का एक विस्तृत रूप है, ये समझ में आ गया। ये पूरे संगठन में लागू होने वाली प्रक्रिया है। यह उच्च स्तरीय जो प्रबंधक होते हैं, टॉप मैनेजमेंट वाले होते हैं, उनके कार्यभार में कमी करता है। इसमें अधिकारों के साथ साथ आप उत्तरदेयता का भी हस्तांतरण कर देते हो, और यह अधीनस्थों की जो भूमिका के महत्व को बढ़ाता है। अब इसने बोला विकेंद्रीकरण का महत्व क्या है, तो लगभग कुछ पॉइंट तो यहीं से कवर हो जाएंगे, जैसे कि ये उच्च प्रबंधन जो प्रबंध होता है, यानी टॉप मैनेजमेंट वाले होते हैं, ठीक है, के कार्यभार में कमी करता है। तो ये पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। क्लियर। अधीनस्थों की जो पहल क्षमता का विकास होता है, तो उसका मतलब अधीनस्थों की भूमिका को के महत्व को बढ़ाता है। तो 2 पॉइंट वही कवर हो गए, क्लियर हो गया। उसके अलावा इसने बोला यहाँ पे ये पूरे संगठन में लागू होने वाली प्रक्रिया, इसका मतलब पूरे संगठन के विकास में ये सहायक होता है। इसमें निर्णय जो होते हैं शीघ्र होते हैं, तो शीघ्र निर्णय में सहायक, तो आप डिसीजन मेकिंग बहुत तेजी से हो जाता है, इसमें जल्दी होता है। पूरे संगठन का विकास होता है। अधीनस्थों की पहल क्षमता का विकास होता है, मतलब अधीनस्थों की जो भूमिका उसको बढ़ाता है। और उच्च प्रबंध जो होते हैं, टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, तो उच्च प्रबंधकों के कार्यभार में ये कमी करता है। बेहतर नियंत्रण यानी काफी अच्छी कंट्रोलिंग में ये आपके हेल्पफुल है। बेहतर नियंत्रण में क्या है, सहायक होता है। और भविष्य के लिए जो प्रबंधकीय योग्यता उनका विकास करता है। भविष्य के लिए प्रबंधकीय योग्यता का विकास करता है कि आपने ऐसे काम मैंने आपको सौंपा, तो आप धीरे धीरे ऐसे ट्रेंड हो जाओगे कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छे से क्या है ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर सकते हो, उसके बड़े मतलब बड़ा पार्ट बन सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो भविष्य के लिए प्रबंधकीय योग्यता का क्या होता है, विकास, यानी आप उस मैनेजमेंट का आगे जाके बहुत बड़ा हिस्सा बन सकते हो। क्लियर हो गया। तो ये था आपका विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण के बाद उसकी विशेषताएं और उसके महत्व क्या होता है, नोट डाउन कर लो। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो डिफरेंस आपके सामने, अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बन जाता है, ठीक है ना, कि अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण के बीच में डिफरेंस होता क्या है। क्लियर है। मैंने आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट रखे हैं, जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा दोनों कॉन्सेप्ट, अधिकार अंतरण क्या होता है और विकेंद्रीकरण क्या होता है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बनाया बिल्कुल वैसे ही आप बनाओगे, जहां जहां मैं अंडरलाइन करूंगा वहां वहां आप भी अंडरलाइन करोगे। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं, यानी अभिप्राय की बात कर लेते हैं। तो उसने बोला अधिकार अंतरण से अभिप्राय, यानी इसका अभिप्राय उत्तरदायित्व एवं अधिकार सौंपने। क्या लिखा हुआ है, इसका अभिप्राय उत्तरदायित्व एवं अधिकार सौंपने तथा जिस व्यक्ति को उत्तरदायित्व सौंपा गया है, जिस व्यक्ति को आपने उत्तरदायित्व सौंपा है उसकी उत्तरदेयता उत्पन्न करने की प्रक्रिया से है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, इसमें मैंने बोला अधिकार अंतरण से अभिप्राय उत्तरदायित्व एवं अधिकार सौंपने, उत्तरदायित्व और अधिकार को सौंपने तथा जिस व्यक्ति को आपने उत्तरदायित्व सौंपा है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, तो उसकी उत्तरदेयता भी उत्पन्न करने की प्रक्रिया से है, यानी उसकी आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, लेकर के आना, ठीक है ना। जबकि विकेंद्रीकरण की अगर हम बात करें तो इसका अभिप्राय उस स्थिति से है जो पूरे संगठन में, जो आपका पूरा संगठन है उसमें जो व्यवस्थित अधिकार अंतरण है उसके कारण यानी किए जाने के फलस्वरूप पैदा होती है। किस कारण हो रहा है, व्यवस्थित
अधिकार अंतरण किए जाने के फलस्वरूप पैदा होती है। तो ये वो स्थिति होती है जो पूरे संगठन में जो आपने व्यवस्थित अधिकार अंतरण किया हुआ है, यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो की हुई है, उसके किए जाने के फलस्वरूप ये पैदा होती है। उसके बाद क्षेत्र की बात करें तो अधिकार अंतरण का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, यानी छोटे लेवल का, ठीक है ना, छोटा है इसका क्षेत्र। जबकि विकेंद्रीकरण का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। क्या होता है? व्यापक। व्यापक मतलब बड़ा होता है। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर थर्ड, उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य एक अधिकारी के कार्यभार को कम करना, किसको? कार्यभार को कम करना होता है। जबकि इसका उद्देश्य संगठन में सत्ता का फैलाव करना होता है, क्योंकि आप हर जगह अपनी पावर्स को बांटना स्टार्ट कर देते हो तो उसका मतलब सत्ता का यहाँ पे फैलाव होता है। तो 3 पॉइंट पहले ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपके दिमाग में तीनों के तीनों पॉइंट अच्छे से बैठ जाएं। मैंने सबसे पहले अभिप्राय यानी परिभाषा बताई, जिसमें मैंने बोला कि अधिकार अंतरण से अभिप्राय उत्तरदायित्व एवं अधिकार सौंपने तथा जिस व्यक्ति को उत्तरदायित्व सौंपा गया है उसकी उत्तरदेयता उत्पन्न करने की प्रक्रिया से है। जबकि विकेंद्रीकरण से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें पूरे संगठन में व्यवस्थित जो अधिकार अंतरण किए जाने के फलस्वरूप ये पैदा होती है। तो इसका अभिप्राय उस स्थिति से है जो पूरे संगठन में व्यवस्थित अधिकार अंतरण किए जाने के फलस्वरूप पैदा होती है। क्षेत्र में मैंने बोला इसका क्षेत्र सीमित होता है, इसका क्षेत्र व्यापक यानी बड़ा होता है। फिर मैंने उद्देश्य बोला तो इसका उद्देश्य जो अधिकारी है उसके कार्यभार को कम करना इसका उद्देश्य होता है। जबकि इसका उद्देश्य संगठन में सत्ता का फैलाव करना होता है। तो 3 पॉइंट अच्छे समझ में आ गए। अब रह गए हमारे पास 4 पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा है उसके बाद प्रकृति की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे बोला अधिकार अंतरण सभी संस्थाओं में जरूरी होता है, यानी अधिकार अंतरण जो है बहुत जरूरी है, अर्थात इसके अभाव में काम नहीं चल सकता। तो अधिकार अंतरण सभी संस्थाओं में जरूरी होता है, अर्थात इसके अभाव में काम नहीं चल सकता। जबकि विकेंद्रीकरण का पाया जाना जरूरी नहीं होता, अर्थात इसके अभाव में काम चल सकता है। क्या हो सकता है? इसने बोला यहाँ पे काम चल सकता है इसके अभाव में, अगर ये नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। उत्तरदेयता की अगर हम बात करें तो इसमें उत्तरदेयता दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता। इसने बोला इसमें उत्तरदेयता को यानी जवाबदेही को दूसरे व्यक्ति को सौंपा नहीं जा सकता, पहले वाले में। क्लियर हो गया। जबकि अगर हम बात करें दूसरे वाले की बात करें तो उसने बोला यहाँ पे इसमें अधिकारों के साथ साथ उत्तरदेयता का भी हस्तांतरण हो सकता है, यानी हो जाता है। क्लियर हो गया। तो हमने 3 पॉइंट अच्छे से पढ़ लिए थे, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। बाकी 2 पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं जो मैंने अभी पढ़ा है। प्रकृति में मैंने बताया कि अधिकार अंतरण सभी संस्थाओं में जरूरी होता है, अर्थात इसके अभाव में काम नहीं चल सकता, यानी इसका मतलब बहुत जरूरी है, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। जबकि विकेंद्रीकरण जो होता है उसका पाया जाना जरूरी नहीं होता, अर्थात इसके अभाव में काम चल सकता है। उत्तरदेयता की बात करें, इसमें उत्तरदेयता को दूसरे व्यक्ति को सौंपा नहीं जा सकता। इसका मतलब इसमें उत्तरदेयता को दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता। इसमें अधिकारों के साथ साथ उत्तरदेयता का भी हस्तांतरण हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये वाला, ठीक है। इसमें सौंप सकते उत्तरदेयता को, इसमें नहीं सौंप सकते, ठीक है। तो इसमें उत्तरदेयता सौंपी नहीं जा सकती, इसमें उत्तरदेयता सौंपी जा सकती, उसको हस्तांतरण किया जा सकता है। स्थिति की बात करें, यह कार्य विभाजन के फलस्वरूप की जाने वाली प्रक्रिया है। किसके फलस्वरूप? कार्य विभाजन के फलस्वरूप की जाने वाली प्रक्रिया होती है। जबकि ये उच्च प्रबंध द्वारा बनाई गई नीति का परिणाम होता है। किसका होता है? जो उच्च प्रबंध है, टॉप मैनेजमेंट होता है, उसके द्वारा बनाई गई नीति का ये क्या होता है? परिणाम होता है। तो मैंने स्थिति में क्या बताया कि यह कार्य विभाजन के फलस्वरूप की जाने वाली प्रक्रिया होती है। जबकि यह उच्च प्रबंध यानी जो टॉप मैनेजमेंट है उसके द्वारा बनाई गई नीति का क्या होता है? परिणाम होता है। उसके बाद कार्यवाही की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत अधिकार सौंपने के बाद भी अधिकार सौंपने वाले का अधीनस्थ पर पूरा नियंत्रण रहता है। इसने बोला यहाँ पे क्या, इसके अंदर जो अधिकार सौंपने वाले का, यानी जैसे मान लो मैंने आपको अधिकार दिया तो अधिकार सौंप दिया मैंने, ठीक है, तो मेरा फिर भी आपके ऊपर क्या रहेगा? पूरा नियंत्रण रहेगा। तो इसके अंतर्गत अधिकार सौंपने के बाद भी मैंने आपको अधिकार तो दे दिया, फिर भी अधिकार सौंपने वाले का अधीनस्थ पर पूरा नियंत्रण होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो स्वतंत्रता होती है वो क्या होती है? कम स्वतंत्रता होती है, कम, ठीक है, कम स्वतंत्रता होती है। जबकि अगर हम दूसरा वाली बात करें तो इसके अंतर्गत प्राय ज्यादातर देखा गया है कि अधिकार सौंपने वाले का, यानी जो अधिकार सौंपता है, अधिकार सौंप रहा है, ठीक है, उसका अधीनस्थों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी अधीनस्थ अपने आप स्वतंत्र पूर्वक काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे स्वतंत्रता क्या है आपकी? अधिक, ठीक है ना। तो पहले वाले में क्या बोला मैंने? इसके अंतर्गत अधिकार सौंपने के बाद भी अधिकार सौंपने वाले का अधीनस्थ पर पूरा नियंत्रण रहता है, ठीक है ना। जबकि दूसरे में मैंने बताया इसके अंतर्गत प्राय अधिकार
सौंपने वाले का अधीनस्थों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। इसका मतलब यहाँ पे कम स्वतंत्रता पाई जाती है, यहाँ पे अधिक स्वतंत्रता पाई जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी आपका खत्म होता है और ये चैप्टर भी आपका आज क्लोज हो जाता है। क्लियर हो गया? होप्स आपको सारी वीडियो समझ में आ रही होगी जहां तक है। ठीक है, कोशिश की जा रही है समराइज करो, मतलब इतना कंटेंट दे रहा हूँ कि जो ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। क्लियर? मिलते फिर एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।